गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम समझेंगे कि जमींदार किस तरह से अपने संपत्ति को नीलामी होने से बचाते थे। साथ साथ अमला के बारे में जानेंगे कि अमला क्या होते हैं, जोतदार कौन थे, उनका क्या काम था, इन सभी के बारे में इस क्लास में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हम उपनिवेश और देहात ये सारी चीज़ के नोट्स आप लिख चुके हैं, तो पहले हम उन सब के बारे में समझ लेते हैं। तो आज बेसिकली आपके ये ज़्यादा लंबे क्लास नहीं होंगे, बस थोड़ा सा इसमें बाकी है आपका चैप्टर 9 उपनिवेश और देहात में 3 टॉपिक ही हमें समझना है। पहला हमें जानना है कि जमींदार जो होते थे नीलामी को कैसे बचाते थे। नीलामी को कैसे बचाते थे, कैसे बचाते थे, ये पहला टॉपिक जानना है। तो जमींदार एक तरह से अपनी नीलामी को बचाने के लिए वे विभिन्न प्रकार के तरीका अपनाते थे। जैसे कि आप भी अपने किसी भी चीज़ को, यदि आपके संपत्ति को बचाने के लिए आप कभी अलग अलग तरीका अपनाते हैं, अलग अलग मेथड अपनाते हैं, तो फिर अलग अलग काम भी करते हैं, आप में बहुत सारे दिमाग लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार जमींदार भी इसी प्रकार कुछ तरह करते थे। क्योंकि एक खासियत थी अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने कह दिया था कि महिलाओं के संपत्ति को हम नहीं लेंगे। अंग्रेज के यह एक नियम था, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरियां थी अंग्रेज की, जिसे जमींदार को पता था। तो जमींदार अपने संपत्ति को नीलामी होने से बचाने के लिए वे क्या करते थे, सारे जायदाद या तो सारे संपत्ति को माता या तो महिला के नाम कर देते थे। यानी कि जो उनके माताएं हैं, उनकी पत्नी हैं, उनकी बहनें हैं, उनके नामों पर सारे संपत्ति को जमींदार कर देते थे, जिससे कि वह जमीन बच जाता था। यदि नीलामी भी होता, बोली भी लगाए जाते, तो क्या करते थे जमींदार कि अपने ही आदमी या तो अधिकारियों को भेज देते थे बोली लगाने के लिए। अब जमींदार के आदमी या अधिकारी वहां पे जाते थे, वो बोलियां लगाते थे कि हम 10 करोड़, हम 2 करोड़, 3 करोड़ देंगे। ठीक है, जमींदार के आदमी ही अधिक बोली बोलते थे, अधिक मतलब नीलामी करते थे। उसके बाद क्या होता था कि जब लेने का समय आता तो वो जमींदार के जो अधिकारियां होते थे वो संपत्ति को लेने से मुंह मोड़ लेते, नहीं अब हम नहीं लेंगे, बात खत्म। अंग्रेज चौंक जाते थे, भाई तुम लेने के लिए यहाँ पे बोली लगाई, सबसे अधिक तुमने बोली लगाया, तो तुम्हें दे रहा हूँ संपत्ति, तुम क्यों नहीं ले रहे हो। तो कहते जमींदार का अधिकारी कहता है हमें नहीं लेना है महाराज, आप अपना काम कीजिए और जाइए, निकलिए। फिर और वैसे ही होता है, फिर अंग्रेज नीलामी लगाना शुरू कर देते हैं। फिर जमींदार के अधिकारी आते हैं, फिर उनके संपत्ति को हाई रेट में बोली लगाते हैं कि मैं लूँगा इतना करोड़ में, सबसे ज़्यादा जमींदार के ही आदमी। फिर उसी प्रकार करते वो कि लेने टाइम आता था, उस टाइम वो मुंह मोड़ लेते थे, ज़मीन को खरीद, जितने भी संपत्ति है उन्हें खरीदते ही नहीं थे। इस कारण से अंग्रेज तंग आ गए थे। तंग आते आते क्या करते थे कि लास्ट में जो होते थे अंग्रेज, उसी संपत्ति को उसी जमींदार को बहुत ही सस्ते दामों में दे देते, आपका संपत्ति आप रख, हमको नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ दे दे, इस तरह से। लेकिन कभी कभी होता यह था कि बाहर के लोग भी इस नीलामी में शामिल हो जाते थे। यह जरूरी नहीं है कि जमींदार के लोग ही शामिल होंगे, कभी कभी बाहर के लोग भी नीलामी में शामिल हो जाते थे। जब बाहर के लोग नीलामी में शामिल हो जाते थे ना, तो और जो जमींदार का जो नीलामी हो रहा है उसकी वो बोली लगाते, तो वहाँ के जो गांव के जो लोग थे, जमींदार के जो अधिकारी थे, बाहर के लोगों को या तो फिर लठियाल कसते हैं, वो लोग क्या थे कि मार मार के उनको भगा दिया करते थे। क्यों? क्योंकि यदि आपके गांव में कभी भी संकट, या तो उनके गांव में या तो कोई भी संकट या उनके प्रजाओं पर कोई संकट आता, तो जमींदार ही उनका देखभाल करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे, उनके मदद करते थे। तो इस तरह क्या सोचते थे गांव के लोग कि जमींदार ही हम लोग के मालिक है, इसलिए इनके मदद करना चाहिए, ताकि आने वाला समय में जमींदार भी हम लोग का मदद करे। यही कारण था कि जमींदार जो थे वो अपने प्रजाओं के प्रति पूरा निष्ठावान थे, और प्रजा भी जमींदार के प्रति निष्ठावान थे, और वह जमींदार के मदद करते थे इसी तरीके से। तो इस तरह से जमींदार जो होते थे वो अपने संपत्ति को नीलामी होने से बचा लेते थे। यही थे कि जमींदार जो थे वो संपत्ति को नीलामी होने से एक तरह से अच्छे तरीके से बचा लेते थे। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा में हमें अमला के बारे में जानना है। ये अमला, अमला कौन होते हैं, ठीक है। तो ये अमला के बारे में, ठीक है। तो अमला के बारे में जानते हैं, अमला कौन होते थे। देख भाई, जमींदार जो होता था वो तो अपने रहीस, वो तो जाने के लिए तो ना, वो तो जा करके कर नहीं चुकाएगा, उसके लिए कोई कोई तो अधिकारी रखेगा ना, कोई काम करने वाला रखेगा। तो वो कर चुकाने के लिए कि जिस व्यक्ति को भेजता था उसे अमला कहते थे। ये जमींदारी के अधिकारी होते थे। जमींदार के क्या होते थे, ये अधिकारी होते थे। जमींदार के जो अधिकारी होते थे उन्हें ही अमला कहा जाता था, क्योंकि जमींदार जो है वो टैक्स देने नहीं जाएगा। अंग्रेज को जो है
वो टैक्स देने नहीं जाएगा। टैक्स देने क्या जमींदार जाएगा? नहीं, जमींदार नहीं जाएगा, बल्कि जमींदार बोलेगा उनके अधिकारी को, अमला को, कि जाओ तुम अंग्रेज को क्या करके आओ, अंग्रेज को यहाँ पे टैक्स दे के आओ। किन्हें? अंग्रेज को जा करके टैक्स दे के आओ, टैक्स दे के आओ। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? अमला कहा जाता है। ये बीच का काम करता था जमींदार और अंग्रेज के बीच के काम करने का काम किसका होता था? अमला का होता था। इसी को हम अमला कहते थे। अमला जो होते थे वो जमींदार के अधिकारी होते थे। जो भी टैक्स जमींदार को मिलता वो टैक्स ये अधिकारी को देता, अधिकारी जा करके अंग्रेजों को दे देता। इस तरह से हम अमला के बारे में जानते हैं। बहुत समय के बाद अंग्रेज गुस्सा हो गए, अंग्रेज जमींदार के प्रति गुस्सा हो गए। जमींदार को अब वो डांटने लगे, हम बहुत बहुत ऊपर उठ गए हो या सर में चढ़ गए हो कि तुम हमारे पास यहाँ नहीं टैक्स जमा करने नहीं आता है। ठीक है भाई, ये कैसी बात हुई भाई? हम तो टैक्स दे रहे हैं ना, चाहे हम दे चाहे हमारे अधिकारी दे। तो क्या कर लिए कि अंग्रेज जो थे जमींदार के एकदम उड़ते पंख को काटने के लिए उनके सारे सैनिक संगठन पर अपना अधिकार कर लिया, हथिया लिए। जितने भी सैन्य संगठन थे जमींदार के पास वो सारे चीज़ अपने अंतर्गत कर लिए। कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज क्या कर दिए कि उनके जो संपत्ति को मतलब ले लिए और साथ साथ उनके अधिकारों को भी सीमित कर दिया। कौन? अंग्रेज जमींदार के। तो यह हुआ करते थे अमला। अमला के बारे में समझ में आ गया। तो अमला एक अधिकारी होता था जो जमींदार जगह से टैक्स को लेकर के अंग्रेज जगह जा करके दे दिया करता था। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जोतदार। ये VVI क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन? ये जोतदार। जोतदार कि ये जोतदार कौन होते थे? ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर का इसमें सबसे ज़्यादा VVI वाला क्वेश्चन जोतदार है। तो आप बोलेंगे कि जोतदार कौन होते थे भाई? तो जोतदार कोई नहीं होते थे भाई। जोतदार एक धनी किसान को ही कहा जाता था जोतदार। एक घटना है, एक अंग्रेज अधिकारी थे फ्रांसिस बुकानेन। फ्रांसिस बुकानेन। ये कौन थे फ्रांसिस बुकानेन? तो फ्रांसिस बुकानेन जो थे ये एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। तो इन्होंने जब बंगाल के दिनाजपुर नामक गांव, बंगाल के एक गांव दिनाजपुर नामक, कहाँ का था? बंगाल का। क्या नाम था गांव का? नाम दिनाजपुर। जब इन्होंने बंगाल के दिनाजपुर नामक गांव में गए और वहां पे सर्वेक्षण किए तो उन्हें देखे फ्रांसिस बुकानेन ने कि जमींदार से भी ज़्यादा उच्च कैटेगरी के, उच्च वर्ग के लोग थे, जिन्हें उन्होंने जोतदार कहा। जोतदार कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा धनी किसान होते थे या कृषक वर्ग होते थे। बड़े कृषक वर्ग को ही फ्रांसिस बुकानेन ने जोतदार कहा। तो फ्रांसिस बुकानेन क्या करने गए थे? वहाँ सर्वेक्षण करने के लिए गए थे बंगाल के दिनाजपुर में। तो उन्हें जमींदार से भी ज़्यादा शक्तिशाली वर्ग या तो ज़्यादा धनी लोग मिले जिन्हें उन्हें जोतदार कहा। तो फ्रांसिस बुकानेन ने उन्हें जोतदार कहा। जोतदार बहुत ही बड़े होते थे, इनके बहुत ही बड़ा इलाका जो हुआ करता था वह जोतदार के हाथों में होता था। यह तो अंतर्गत या एरिया के अंतर्गत होते थे। जितने भी महाजन हो गए, साहूकार हो गए, जितने भी जमींदार हो गए, ये जोतदार के नियंत्रण में होते थे। जोतदार उनसे ऊपर होता था। यानी कि जोतदार जो है वह महाजन, साहूकार और जमींदार पर अपना अधिकार कर सकता था, वह उन पर शासन कर सकता था। लेकिन क्या ये लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप इसे एक ट्री के माध्यम से समझिए। सबसे ऊपर में होता था जोतदार। जोतदार के नीचे होते थे जमींदार होते थे। जमींदार सेकेंड। उसके नीचे होता था हमारा महाजन या तो फिर साहूकार। तो ये होते थे। तो ये जोतदार कौन होते थे? एक धनी कृषक वर्ग होते थे। धनी कृषक वर्ग। तो धनी कृषक वर्ग को ही क्या कहते हैं? जोतदार कहते हैं। और जमींदार जो होते थे ये भी एक तरह से किसान ही होते थे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होते थे। तो जोतदार जो होता वह जमींदार और महाजन ये दोनों पर अपना नियंत्रण रखता था। दोनों पर रखता था, कोई कुछ नहीं कर सकते थे। इन दोनों के मध्य लड़ाई बहुत हुआ करते थे। इन्हीं को क्या कहते हैं? जोतदार कहा जाता है। जो कि फ्रांसिस बुकानेन ने बंगाल के दिनाजपुर नामक गांव का सर्वेक्षण किया, तब उन्हें यह पता चला कि जमींदार से भी बड़े अधिकारी है तो बड़े कृषक वर्ग है जिन्हें उन्होंने जोतदार कहा।
तो ये थे आपके क्या थे, ये पूरे क्लास थे। इस क्लास में जितने भी आपके टॉपिक्स थे वो पूरी अच्छे तरह से समझा दिए। यानी कि आप कह सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं उपनिवेशवाद और देहात, उपनिवेश, उपनिवेशवाद और देहात, उपनिवेशवाद और देहात, देहात ये चैप्टर का होता है द एंड, यानी कि ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 10 चैप्टर। 10 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला जो चैप्टर है 10वां चैप्टर है, उसे आप क्लास करना मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास इससे ज़्यादा, ये तो 1-2 नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं देते हैं, लेकिन प्लासी की युद्ध से क्वेश्चन पूछ दिए, जोतदार से पूछ दिए तो पूछ दिए, नहीं तो इससे उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देते हैं इस चैप्टर में, इसलिए उतना इसमें ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो अगला चैप्टर आ रहा है विद्रोह और राज, जो कि जिसमें 1857 की क्रांति से लेकर महात्मा गांधी के आंदोलन, ये सारे कुछ दिए हुए हैं चैप्टर 10 में। उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस अभी के जो हम पढ़ाए या तो समझाए उसके आप नोट्स लिख लीजिए। ठीक है, आप नोट्स एक बार कैरी कर लीजिए, यानी कि लिख लीजिए। आप नोट्स के इन नोट्स लिख सकते हैं इसको आसान अच्छा से। चलिए, सूर्या, हाँ, तो जमींदार जो होते थे वो अपने नीलामी को किस प्रकार से रोकते थे, ये आपको जानना था। जमींदार अपने संपत्ति को नीलामी होने से कैसे रोकते थे, तो सबसे पहले ये लिखें। अमला के बारे में बताए थे, ये थे अमला, इसके बारे में भी अच्छा से लिख लीजिए। अमला, फिर ये है आपका जोतदार, VVI के अंतर्गत इसे जोतदार को रखिए। ठीक है, यह होता है आपका चैप्टर ख़त्म। तो फिर नेक्स्ट के चैप्टर में हम विद्रोह और राज के बारे में जानेंगे। चैप्टर का नाम है 10, चैप्टर 10 विद्रोह और राज, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो इस क्लास में आप सभी को टाटा बाय बाय, यानी धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।